नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जो नई गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में जानकारियां। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे हाल ही में पेश किए गए बजट 2021 में गांव और किसान के लिए क्या नई सौगातें लाई गई हैं और इस पर हमारे किसानों की प्रतिक्रिया किस प्रकार रही है। आइए जानते हैं। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। इस आधार को और मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। समय समय पर शुरू की गई योजनाएं खेती में आ रही कमियों को दूर करती ही हैं, साथ ही कृषि के दायरे को भी बढ़ाती हैं। इस बार भी आम बजट में उन तमाम कमियों पर फोकस किया गया जो खेती किसानी के काम में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रही थी। बजट में किसानों को क्या मिली सौगात और क्या रही किसानों की प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी में इजाफा। किसानों को ऋण के लिए 16.5 लाख करोड़ की राशि। 1000 और ई मंडियां जोड़ी जाएंगी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जल्द खराब होने वाली 22 फसलें शामिल की जाएंगी। असम और बंगाल की महिला टी वर्कर्स को 1000 करोड़ दिए जाएंगे। क्या है बजट पर किसानों की राय, आइए सुनते हैं। इस बजट के अंदर किसी भी सेक्टर को खेती के नहीं छोड़ा गया। हर एक को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया है, मैं मानता हूं। और इससे किसान का बहुमुखी विकास होगा। जिस प्रकार इसमें एक्सपोर्ट के लिए अलग से प्रावधान किया है और हमारी टेक्निक्स बढ़ेंगी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। अभी हम सिर्फ धान, गेहूं और इस तरह की खेती कर रहे थे, लेकिन जब बाहर से हमें डिमांड होगी कि हमें, जैसे जापान में स्क्वैश बहुत अच्छा खाया जाता है, अच्छा होता है, बेरीज होती है अमेरिका में, और स्ट्रॉबेरी होती है इंग्लैंड में, वहाँ इनकी अच्छी डिमांड है, अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छे पैसों पे बिकती है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। तो 2014 में जब मोदी सरकार आई तो ये एपीएमसी एक्ट से बाहर हो गए थे फल, सब्जी, फ्रूट्स, और इसमें कंपनियां आने से क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है कि एरियो में जगह जगह पे अब उत्तर भारत में भी स्ट्रॉबेरी का, मशरूम का और अन्य इस तरह की एग्जोटिक वेजिटेबल, ब्रोकली, लेट्यूस, बेरीज, इस तरह का प्रोडक्शन होने लगा है। और हम लोग बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न वगैरह एक्सपोर्ट करने लगे हैं बाहर देश को, जिससे यहाँ पे करेंसी, हमारी जो करेंसी है उसको भी फ़ायदा हुआ है और किसान को भी उसमें प्रॉफिट मिला है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो यह बिल, 2-3 बिल आए हैं, इनसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। हम सिर्फ धान गेहूँ ना करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जाएंगे और किसान को अच्छा पैसा इसमें मिलेगा। और इस बजट में इस तरह का प्रावधान, जैसे नई नई तकनीक के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए, पॉली फार्मिंग के लिए, नेट फार्मिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी पैसा इसमें दिया गया है। और मैं निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री जी का, जिन्होंने जो एक ग्रामीण क्षेत्र से, किसान परिवार से किसान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस बजट को समझा और क्या किसान की ज़रूरत है उसके लिए यह काम किया। मैं इसी में एक मुहावरा भी आपको, जिसके पैर ना पीर पीर पड़ाई, वो क्या जाने पीर पराई।
तो किसान होने के नाते उन्हें पता है किसान की पीड़ा का, तो उन्होंने किसान की पीड़ा को समझते हुए यह सब कार्य किए और इस तरह का बजट लेकर आए। सरकार का जो ये नए तीनों कृषि कानून आए हैं, ये मैं कहता हूँ बहुत हर्षदायक है, बहुत खुशीदायक है और किसान के हितैषी हैं, तीनों के तीनों बिलों के लिए। आज किसान अपनी उपज दूर दराज देश विदेश में बेच सकता है, अपना मूल्य खुद निर्धारित कर सकता है। एमएसपी की जो बात थी या मंडियों की जो बात थी, वो भी सरकार ने सुचारू रूप से चलाई है। और करार की खेती, अब हमारी करार की खेती जो है हम अपने तरीके से करार कर सकते हैं। हम खड़ी फसल का करार कर सकते हैं, हम अपनी ज़मीन में बीज डालने का करार कर सकते हैं। हम किसान और करारकर्ता के बीच में आज एक सौहार्द का माहौल इस तरीके से बना हुआ है कि हमारे यहाँ तकरीबन बहुत सारे किसान करार की खेती पूर्ववत में कर रहे हैं, इस कानून से पहले भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और दूसरा, कृषि जो हमारे उत्पाद हैं उनके लिए जो स्टोरेज का कार्यक्रम है, जो कोल्ड स्टोर का कार्यक्रम है या गोदाम अपना खुद बनाने का काम है, उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है। आज मेरे बहरोड तहसील में ही कम से कम 20 ऐसे स्टोरेज तैयार हो चुके हैं जहां पर किसान अपने क्रॉप्स को, अपनी दालों को, अपनी उपज को, अपने उस मोटे अनाज को संग्रहित कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार का बहुत दूरदर्शी सोच सरकार लेके चल रही है और किसान किस तरीके से खुशहाल हो सके इसके बारे में ये सरकार सोच रही है और उस पर निरंतर काम होते हुए दिखाई दे रहा है। आज से 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले किसान किस तरीके से था और आज किसान किस हाल में है, ये भी दिखाई दे रहा है। आज मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक छोटी जोत का किसान के पास भी ट्रैक्टर है और बड़ी जोत के पास भी किसान का ट्रैक्टर है। हमारे यहाँ सोलर ऊर्जा और सोलर पंपिंग सिस्टम शुरू किया है सरकार ने, वो बहुत अच्छा है। आज हमारे सूर्य की रोशनी से हमें बिजली उत्पादन हो रहा है और हमारा ट्यूबवेल भी चल रहा है और सिंचाई का संसाधन भी हो रहा है। ये तमाम तरह की जो योजनाएं सरकार लेके आ रही है, ये बहुत उन्मुखी हैं, किसानों के नवाचार के लिए हैं, किसानों के उन्नति के लिए हैं। और जिस तरीके से हमारे जैसे पढ़े लिखे और उन्नतशील किसान इसमें आ रहे हैं, जो सरकार के नियम और कायदे कानून को समझ रहे हैं, उन्हीं कायदे कानून से वार्तालाप कर रहे हैं। डीएम और कलेक्टर आज हमारे से वार्तालाप करने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का संदेश है, कहीं ना कहीं सरकार का इस बात की हमारी पीड़ा को समझते हुए ये सब कार्य कर रही है। और बजट जिस प्रकार का सरकार ने आज पेश किया, ये बहुत सराहनीय बजट है। इसमें किसानों को, उनकी भावनाओं को समझते हुए किसानों के मूल रूप और किसानों की दशा दुर्दशा को सुधारने के लिए काम किए गए। गवर्नमेंट ने जो एफपीओ पे बहुत ही फोकस किया है कि दिल्ली एनसीआर में भी एफपीओ खुलने चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में एफपीओ एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जा चुका है और वो हम किसानों की इतनी सहायता कर रहे हैं एफपीओ बना के, उनको एक प्रोडक्ट पे फोकस करवाते हैं कि आप अनार की फार्मिंग करिए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, किसान को भी नॉर्मल प्राइस से अच्छा प्राइस मिल पाए। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो इतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि जो मिडल मैन है वो सारा का सारा प्राइस खा जाते हैं। तो उन्होंने एफपीओ पे बहुत फोकस करा है और हमने भी एफपीओ पे ही फोकस करके अब किसानों की सहायता करने की कोशिश करी है। एक हम गवर्नमेंट से ये भी सहायता की उम्मीद करते हैं कि हमें एक स्टोरेज पॉइंट भी दे जिसपे वो सब्सिडी भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, रेंट भी देती है। तो यही हमारा एक मेन फोकस रहेगा आने वाले टाइम में कि हम उस पर जितना ज़्यादा हो चुके फोकस करें एक्सपोर्ट पे। अभी बजट में भी मैडम ने यही बात करी थी कि एक्सपोर्ट आप करिए, कोल्ड स्टोरेज बनाइए, हम उस पर अच्छी आपको सब्सिडी देंगे, सप्लाई चेन पे उनको अच्छी हमें हेल्प करी जाएगी। तो यही मकसद है। कोल्ड स्टोरेज का एक बहुत अच्छी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सब्जी या फ्रूट, हम एक्जोटिक वेजिटेबल कहना चाहिए, कोई भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, उसमें ये होता है कि नॉर्मल सीजन में तो नॉर्मल रेट पे जो आ रहा है वो जाता है। अब जैसे स्ट्रॉबेरी है, एक हमारे मेंबर ने वो हाइड्रोपोनिक्स में 1000 रुपये पर केजी भी बेचा है ऑफ सीजन में, वो एक्सपोर्ट होता है, महाराष्ट्र में वो बेचते हैं। तो इसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस है और धीरे धीरे हम इस को अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना चाहेंगे अच्छी में। जो बजट में भी अच्छी अच्छी बातें बताई है मैडम ने, उसकी सहायता से हम उन गवर्नमेंट की हेल्प से हम अपनी कंपनी एफपीओ को, ग्रोफरी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश रखेंगे। इस तरह से देखा जाए तो कृषि कानून के बाद आम बजट में किसानों के हर पक्ष को गंभीरता से देखा गया और कृषि के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए ये कदम वाकई सराहनीय हैं, जो कृषि और किसानों को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएंगे।
किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बकरी पालन के बारे में। अगर आप इससे पहले से जुड़े हुए हैं या फिर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदे का व्यवसाय साबित हो सकता है आपके लिए। कैसे कर सकते हैं आप सफलतापूर्वक बकरी पालन, आइए जानें। गरीबों की गाय यानी बकरी ये बहुउपयोगी पशु है जो सीमांत, भूमिहीन और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। बकरियां कम उपजाऊ मिट्टी में होने वाली झाड़ियों और पेड़ों को खाकर भी भरण पोषण करने में सक्षम हैं। बकरी पालन मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनसे खाल, बाल, रेशे भी मिलते हैं। साथ ही साथ इनके मलमूत्र का इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में भी किया जा सकता है। यही वजह है कि बकरी पालन की ओर किसानों और पशुपालकों का रुझान बढ़ रहा है। बकरी पालन के फायदे। बकरी पालन व्यवसाय को कम लागत में कर सकते हैं शुरू। आकार छोटा होने के कारण आवास और प्रबंधन होता है सरल। बकरियां 10 से 12 माह की आयु में ही गर्भ धारण करने योग्य हो जाती हैं। ये आमतौर पर एक बार में 1 या 2 मेमने देने में सक्षम होती है। सूखाग्रस्त इलाकों में भी बकरी पालन अन्य पशुओं की तुलना में कम जोखिम भरा व्यवसाय। इस व्यवसाय में नर और मादा दोनों का ही अच्छा मूल्य मिलता है। बकरी के मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से मांग अच्छी बनी रहती है। हमारे देश में बकरियों की करीब 34 नस्लें पंजीकृत हैं। इनमें से मुख्य है जमुनापारी, बर्बरी, सिरोही, जखराना, बीटल। अच्छी नस्ल के साथ साथ किसी भी दूसरे पशु की तुलना में बकरियों के आहार पर कम व्यय करना पड़ता है। आमतौर पर बकरी को सामान्य चराई करके भी पाला जा सकता है, लेकिन बेहतर परिणाम लेने के लिए एक बकरी को 2 किलो चारा, आधा किलो दाना ठीक रहता है। इसके अलावा अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से देना चाहिए। गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का आदि 3-4 चीजों को मिलाकर दाना तैयार किया जाता है। इसके अलावा सर्दियों में आहार में थोड़ा परिवर्तन करें और पशुओं को ऐसा आहार दें जिससे उन्हें अधिक ऊर्जा मिल सके। सामान्य दिनों में बकरी का आहार 2 किलो चारा, आधा किलो दाना, अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अतिरिक्त, गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का मिलाकर दाना तैयार करें। बकरियों के आवास भी सरल और साधारण होते हैं। हालांकि आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में पशु की रक्षा कर सके। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। फर्श में पुआल या घास का बिछौना रखें। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसीलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें ताकि उचित हवा का प्रवाह हो सके। शेड में तापमान बढ़ाने के लिए उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। इस तरह से बकरी पालन में हर पहलू पर सावधानी रखकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। किसान भाइयों
भाइयों बहनों, हमारा पशुधन सेगमेंट में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। पशुपालक कैलेंडर में क्या कुछ जानकारियां इस माह के लिए दी जा रही हैं, आइए जानें। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे कामयाब किसान से। बता दें आज के जो हमारे कामयाब किसान हैं वो हैं मध्य प्रदेश के अविनाश सिंह, जो पिछले 8 वर्षों से सफलतापूर्वक जैविक खेती करते आ रहे हैं और आज उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। जैविक खेती हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसमें पशुओं के अवशिष्ट से खाद बनाकर फसलों को पोषण दिया जाता रहा है। बदलते दौर में एक बार फिर जैविक खेती हमारी जरूरत बन गई है। रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां मिट्टी की सेहत को खराब किया है, वहीं इससे हमें भी कई तरह की बीमारियां मिली है। इन्हीं दुखद परिणामों का नतीजा है कि अब ज्यादातर किसान जैविक खेती को गले लगा रहे हैं। हालांकि जैविक खेती की शुरुआत में सब्र रखना होता है, क्योंकि इससे मिलने वाला फल धीरे धीरे ही सही लेकिन लंबे समय तक मिलता रहता है। खरगोन मध्य प्रदेश के किसान अविनाश सिंह करीब 8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। हालांकि उन्हें खेती करते करीब 25 साल हो गए हैं। पहले उनके खेतों में भी रसायनों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक मुलाकात ने उनकी खेती के तरीकों को बदल दिया। वो बताते हैं कि फिल्मी कलाकार जैकी श्रॉफ से हुई मुलाकात में जब जैकी श्रॉफ ने अविनाश सिंह से कहा कि आप देश सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं और आपको रसायन मुक्त खेती करनी चाहिए। जो प्रेरणा स्रोत है मिस्टर जैकी श्रॉफ, तो मुझे अच्छे लगते थे उस जमाने में, तो उनसे मिलने की तमन्ना हुई। और एक बार मैं उनसे मिलने के लिए जब मुंबई गया तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप क्या करते हो, और मेरे मुँह से जवाब निकला कि दादा मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, किसान आदमी हूँ। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी
उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि वाह क्या काम कर रहा है। एक तो जो देश की सीमा पे जवान है और एक जो खेतों में किसान है, बस ये दो ही लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं अपनी भारत माता के लिए। तो उन्होंने एक दिन सडनली मुझे बातों बातों में कह दिया कि भाई तू जो खेती करता है तो केमिकल वाली खेती बंद कर दे और अपने खेतों में जहर डालना बंद कर दे। उस दिन से मैंने प्रण लिया और निश्चय किया कि मेरे हीरो के लिए, मेरे हीरो का संदेश पूरे देश भर में देने के लिए, मेरा भीड़ू का जो मैसेज है वो पूरे देश की जनता को देने के लिए मैंने केमिकल वाली खेती उस दिन से बंद कर दी। इसके बाद अविनाश सिंह ने निश्चय किया कि अब वो कभी अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे और तब से ही अविनाश सिंह ने जैविक खेती का दामन थाम लिया, जो आज तक जारी है। वो बताते हैं कि शुरुआत में घर में उपयोग करने के लिए जैविक रूप से सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन पैदावार में हो रहे इजाफे को देखते हुए जैविक खेती का दायरा बढ़ाया गया, जिससे परिवार के साथ साथ बाकी लोगों को भी जैविक आहार मिल सके। आज उनका खेती का ये दायरा 1 एकड़ से बढ़कर 5 एकड़ तक फैला हुआ है, जिसमें तरह तरह की सब्जियां और फसलें लगी हुई हैं। मैं अपने खेतों में सारी तरह की सब्जियां करता हूं। उसमें जो हमारी ट्रेडिशनल होती हैं या देसी जो बोलते हैं, लौकी, गिलकी, करेला, खीरा, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, पालक, मेथी, धनिया, लाल मात होता है, बालोर या सेम होती है। आजकल एक्जोटिक या जो विदेशी सब्जियों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है महानगरों में या शहरों में, तो इसके चलते ग्राहकों की डिमांड के आधार पर मैं ब्रोकली, रेड कैबेज, लेटस, पार्सले, फ्रेंच बीन्स और कलर्ड कैप्सिकम वगैरह ये भी ऑर्गेनिकली बिना पॉली हाउस के प्राकृतिक तरीके से उगाता हूँ। लाजमी है कि जैविक खेती के लिए उसके आधार यानी गोबर और गौमूत्र की विशेष जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अविनाश पशुपालन भी करते हैं, जिससे जैविक खाद बनाने के लिए कहीं और ना भटकना पड़े। अविनाश 0 बजट खेती पर विश्वास करते हैं, इसके लिए वो इन बातों का पालन करते हैं। उसमें जीवामृत है, घम जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है, हम मुर्गी पालन भी करते हैं, तो मुर्गियों का जो बीट होता है वो गोपालन भी है मेरे पास। ऐसी तमाम चीज़ें जो देसी तरीके से तैयार की जाती है और उसी के साथ में हम ये खेती करते हैं। आप देखेंगे मैंने अपने खेत के चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे तैयार किए हुए हैं। इन पेड़ पौधों का जैविक खेती में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके साथ भी इनमें विभिन्न प्रकार के जो फल लगते हैं, उनको खाने के लिए जो पक्षी आते हैं, वो पक्षियों का कलरव चारों तरफ आपको सुबह से लेकर रात तक मिलता है और वही पक्षी हमारे फसलों में लगने वाले कीटों को भी नियंत्रण करते हैं। अविनाश अपने खेतों में पारंपरिक खेती के साथ साथ विदेशी सब्जियों की खेती करते हैं, वो भी बिना पॉली हाउस के। वो बताते हैं कि बाजार में उनकी उगाई सब्जियों की अच्छी मांग रहती है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी जैविक सब्जियां भाने लगी और उत्पादन के साथ ही मांग भी बढ़ती गई। इसके अलावा अविनाश सोशल मीडिया का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से उपभोक्ता के घर तक जैविक सब्जियां पहुंचाई जाती है। देखिए साहब, खर्च सामान्य अगर आप देखेंगे कि केमिकल वाली खेती से जैविक या प्राकृतिक जो खेती आप कहेंगे उसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा लगता है। देसी बीजों के लगाने के कारण थोड़ा सा उसमें उत्पादन भी कम आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। संकर बीजों की तुलना में जो देसी वैरायटियों में स्वाद और पौष्टिकता होती है, उसके चलते हमें संकर जो हमारा उत्पाद होता है उससे देसी उत्पाद की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलती है। यहाँ तक कि 15 से 25% तक का भी हमें एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाता है और ये चीज़ें मंडी में नहीं बिकती साहब। जैविक फसलें जितनी प्रकृति के लिए फायदेमंद है, उतनी ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैविक खेती भविष्य की खेती है, जो लंबे समय तक लाभ ही लाभ देगी।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में हाजिर होंगे आपके समक्ष कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।